नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी गुरु। मैं हूं पल्लवी अरुण वर्मा। रियल एस्टेट सेक्टर में जान फूंकने के लिए सरकार ने बजट से पहले ही तैयारी शुरू कर दी थी। 31 दिसंबर की रात प्रधानमंत्री ने पीएम आवास योजना के तहत 12 लाख तक के लोन पर 3% ब्याज छूट की घोषणा की। वहीं 9 लाख तक के लोन पर 4% ब्याज छूट का ऐलान हुआ। हाल में इन घोषणाओं की डिटेल्स जारी हुई। अगर आप भी अपना पहला घर खरीदने का मन बना रहे हैं तो एक्सपर्ट की राय लेना फायदेमंद होगा। अफोर्डेबल हाउसिंग का दायरा बढ़ने से मिडिल क्लास को कितना फायदा हुआ है, बताने के लिए हमारे साथ है सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर मिस्टर हर्ष रुंगटा। सर, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, हर तरफ अब बात हो रही है कि एकदम सही समय है घर खरीदने का, ब्याज दरें 6 साल के निचले स्तरों पर आ गई हैं, लेकिन जहां तक अफोर्डेबल हाउसिंग का सवाल है, इसकी परिभाषा के अंदर कौन से प्रोजेक्ट शामिल हैं और इस स्कीम का फायदा कैसे उठाया जा सकता है? तो ये जो अफोर्डेबल हाउसिंग का जो विस्तार प्रधानमंत्री जी ने किया था अपने 30 दिसंबर की स्पीच में, उसके डिटेल्स कंप्लीटली अभी तक जो हैं पब्लिक डोमेन में पब्लिश नहीं किए गए हैं, लेकिन वेरी क्लियरली हाउस होल्ड इनकम का जो लिमिट था, पहले हाउस होल्ड इनकम की लिमिट थी 6 लाख जी। अब उसका लिमिट बढ़ाकर ये प्रस्तावित है कि वो 12 लाख और 18 लाख इतनी हाउस होल्ड इनकम की लिमिट कर देंगे। तो 18 लाख की जो लिमिट है वो काफी अच्छी लिमिट है। मेरे ख्याल से भारत के हाउस होल्ड्स के करीबन 90% से ज्यादा हाउस होल्ड्स उसमें फॉल हो जाएंगे। तो एक बहुत ही बेहतरीन स्कीम ये हो जाएगी आपको अपने अफोर्डेबल घर खरीदने के लिए। और इसमें जो सब्सिडी है वो भी स्कीम की जो डिटेल्स हैं बहुत ही अच्छी तरीके से बनाई हुई स्कीम है। अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस इस स्कीम में नहीं है। घर के वैल्यू पे फॉर एग्जांपल लिमिट नहीं है। स्क्वायर मीटर एरिया पे लिमिट है। 60 स्क्वायर मीटर कारपेट एरिया से ज्यादा का घर नहीं हो सकता। हाउस होल्ड इनकम की लिमिट है। आप उसको घर को बेच सकते हैं, कोई उस पे लिमिट नहीं है। और लोन, ये जो सब्सिडी है आपको अपने लेंडर के जरिए मिलेगी आप, लेकिन बाद में लोन को पेमेंट भी कर सकते हैं। तो रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। इससे इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए चांसेस बहुत हैं। और मेन इसमें जो एक शायद दिक्कत ये होगी कि अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स ही बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है। और जो महंगे शहर हैं, रियल एस्टेट जहां महंगा है, जैसे बम्बई हुआ, दिल्ली हुआ, उसमें ये जो घर हैं ये अनफॉर्चुनेटली सिर्फ फार फ्लंग एरियाज में मिलेंगे, न कि शहर के अंदर। तो ये एक जो इसमें अवेलेबिलिटी की जो इशू है, प्रोजेक्ट्स के अवेलेबिलिटी की जो इशू है, इस पे भी सरकार को काम करना होगा, वरना ये बहुत ही बढ़िया स्कीम है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा उठाकर अपना खुद का घर खरीदना चाहिए। ये डिस्कशन रहा है फाइनेंशियल सर्कल्स में कि भाड़े पे रहें या अपना खुद के घर में रहें। मेरे ख्याल से ये इतना बड़ा एक तोहफा है भारत सरकार की तरफ से कि ये जो डिबेट है कि भाड़े पे रहें या खुद के घर में रहें, ये वेरी वेरी डिसाइसिवली खुद के घर में रहने की तरफ मुड़ जाता है। जी, आपने बहुत सारी इसमें क्लॉजेस बताए, जो कंडीशंस, एलिजिबिलिटी की जहां तक बात है, आपने कहा कि ये हाउस होल्ड इनकम पर लिमिट जो है, जो अब तक 6 लाख थी उससे बढ़ाकर 18 लाख किया गया है, उसे भी समझेंगे कि ये बारीकी कैसे वर्कआउट होती है। लेकिन साथ ही आपने कहा कि ये फर्स्ट हाउस होना चाहिए। तो अगर कोई सोच रहा हो कि क्योंकि इसमें अफोर्डेबल हाउसिंग में काफी कम ब्याज दरों में घर मिल जाएगा, तो अगर पहले से कोई प्रॉपर्टी है तो वो एलिजिबल नहीं होगा इस स्कीम में फायदा उठाने के लिए। बिल्कुल, कहीं भी भारत में, इवन आपके समझो गांव में भी अगर पक्का घर है जिसमें आपका हाउस होल्ड का डेफिनेशन क्लियर है, हस्बैंड, वाइफ और अनमैरिड चिल्ड्रन। तो मतलब मेरी वाइफ और जब तक मेरे बच्चे अनमैरिड हैं वो मेरे हाउस होल्ड के पार्ट हैं। जैसे ही उसकी शादी हो गई तो वो और उसकी वाइफ का हाउस होल्ड हो गया, और मेरी डॉटर और उसके हस्बैंड का हाउस होल्ड हो गया। जब तक अनमैरिड है तब तक मेरे हाउस होल्ड में पार्ट है।
तो उस हाउस होल्ड में अगर किसी के भी पास पक्का घर भारत में कहीं भी हो तो वो एलिजिबल नहीं है इस स्कीम के लिए। अगेन ये बहुत ही सेंसिबल रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि ये इसलिए दिया गया है कि लोग अपने घर में रहें, न कि घर में इन्वेस्ट करें। ये इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए नहीं है, खुद को रहने के लिए, घर को बढ़ावा देने के लिए है। इनफैक्ट हर्षी, आपने हाउसिंग फॉर ऑल की बात यहाँ पर छेड़ी। 2022 तक लक्ष्य है कि सबके पास घर होना चाहिए, और कहीं ना कहीं ये एक पहला कदम है, एक और कदम है सरकार का। बजट में भी कई ऐलान हुए। बजट में आज देखा जाए तो अफोर्डेबल हाउसिंग के साथ साथ बिल्डर्स के लिए भी काफ़ी राहत की बातें अनाउंस हुई हैं। लेकिन कहीं ना कहीं स्टैंड अगर देखें हम एफएम का, तो मल्टीपल प्रॉपर्टीज, उस पर रोक लगाने के लिए, उस पर इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करने के लिए स्टेप्स उठाए गए। साथ ही फर्स्ट टाइम होम बायर्स को इनकरेज करने के लिए ये एक बड़ा कदम देखने को मिला है। तो आपको लगता है कि ये जो नई इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है, जिसके तहत अब ज्यादा लोग शामिल हो पाएंगे, मिडिल क्लास को इसका फायदा पहुंचेगा, तो ये जो लक्ष्य है 2022 तक, ये अचीव हो पाएगा? खैर, ये तो कहना बहुत मुश्किल है। कोई भी सरकारी स्कीम कितनी सक्सेसफुल होती है ये कहना मुश्किल है, लेकिन इनफ पैसे, आप देखिए इसके लिए क्या क्या हो सकता है। इनफ पैसे इसमें दिए गए हैं इस स्कीम के लिए, और क्लियरली जिस तरीके से स्कीम को डिजाइन किया गया है, और एग्जिस्टिंग जो भी स्कीम है, जो 6 लाख तक के हाउस होल्ड इनकम के लिए जो स्कीम है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही है, कोई कंप्लेंट्स उसमें नहीं आ रही हैं। अब सबसे बड़ा इशू इसमें यही, जैसे मैंने कहा, बिगेस्ट कंस्ट्रेंट या बिगेस्ट इसमें जो रिस्ट्रिक्शन शायद ये है कि क्या इनफ अफोर्डेबल हाउस बिल्डर्स बना पाएंगे। उनके लिए भी इंसेंटिव सरकार ने दिए हैं, लेकिन क्या वो बना पाएंगे इस पीरियड में? आई थिंक उसका एक रिस्ट्रिक्शन हो सकता है, वो कंस्ट्रेंट एक हो सकता है, वरना कोई रीजन नहीं है कि ये सक्सेसफुल ना हो। आपने अब तक जो भी चीज़ें बताई, कैसे स्कीम का फ़ायदा उठाया जा सकता है, उसमें आपने हाउस होल्ड इनकम की बात की, जिसमें एक पर्याप्त डेफिनेशन है कि हस्बैंड वाइफ और जब तक बच्चे डिपेंडेंट है उनको शामिल किया गया है। साथ ही फ्लैट साइज़ को लेकर इसमें कैप है। आपने थोड़ी देर पहले मिस्टर रुंगटा कहा कि इसमें कुल लोन कितना है उस पर कोई कैप नहीं है, प्रॉपर्टी की जो कीमत है उसको लेकर कोई कैप नहीं अगर इस सबवेंशन स्कीम का फ़ायदा उठाना है। लेकिन जहाँ तक फ्लैट साइज़ का सवाल है, तो बजट में कुछ चेंजेस हुए, जहाँ तक कारपेट एरिया और बिल्डअप एरिया की डेफिनेशन का सवाल है। तो अब आने वाले समय में ये जो फ्लैट साइज को लेकर कैप है, जैसे आपने कहा, एक तो अवेलेबिलिटी, जगह की कमी है, ये एक कंस्ट्रेंट, एक चैलेंज हो सकता है बिल्डर्स के लिए इस स्कीम को फायदे, मतलब कह सकते हैं कि इसको सक्सेसफुल होने के लिए। लेकिन जहां तक फ्लैट साइज का सवाल है, थोड़ा उसको डिफाइन करेंगे, क्या एग्जैक्टली इस स्कीम में कहा गया है? तो 60 स्क्वायर मीटर का तक के फ्लैट में अलाउड है। तो 60 स्क्वायर मीटर यानी करीबन 650 स्क्वायर फीट हो गए कारपेट, और ये कारपेट है। तो बम्बैया भाषा में 650 कारपेट यानी 900 950 जिसको सेलेबल कहते हैं, यानी एक अच्छा 2 BHK 2 बेडरूम हॉल किचन का फ्लैट इसमें बैठ सकता है। तो अब जो साइज का रिस्ट्रिक्शन है वो नहीं रहा। हाँ, ये जरूर है कि प्रोजेक्ट प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत अप्रूव्ड होना चाहिए, यानी कि उसमें जो वो 30% का रिजर्वेशन है, कि उसमें 30% जो घर हैं वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए बनने चाहिए, और सारे फ्लैट्स की जो वर्कफल एरिया, जो एरिया है वो कितनी होनी चाहिए, वो सारे सेटिस्फाई होने चाहिए। सेल्फ कंस्ट्रक्शन के लिए भी अलाउड है, ये भी एक बढ़िया है इसमें कि सेल्फ कंस्ट्रक्शन भी लोग कर सकते हैं, प्लॉट लेके भी बना सकते हैं, उस पे भी सब्सिडी मिलेगी। उनको भी सर्टन नॉर्म्स फॉलो करने होंगे। बट अगेन एज आई सेड, मेन इशू इसमें आने वाला है कि इनफ फ्लैट्स अवेलेबल कर पाएंगे क्या डेवलपर्स। इनफैक्ट जहाँ तक ओनरशिप का सवाल है, इसके बारे में बताइए कि ये फ्लैट किसके नाम पर होना चाहिए, यानी कि जिस प्रॉपर्टी पर लोन लिया जा रहा है, इसमें फैमिली में जो फीमेल मेंबर है उसकी ओनरशिप क्या जरूरी होगी, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझाएं। जी बिल्कुल, ये भी एक स्कीम की बहुत अच्छी खूबी है कि ये स्कीम उधर ही मिल सकती है जहां पर फीमेल जो मेंबर है हाउस होल्ड की, उसके नाम से ये फ्लैट हो, या कम से कम
वो को ओनर होना उसका एकदम जरूरी है। अगर वो को ओनर नहीं है या अकेली ओनर नहीं है या को ओनर नहीं है तो सब्सिडी आपको नहीं मिल सकती। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है विमेन एम्पावरमेंट का भी। और ये देखा गया है पास्ट में भी कि जब विमेन इन्वॉल्व होती हैं फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में तो जो डिसीजंस होते हैं उसमें फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा आती है। जब घर के औरतों को फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो उसका सेटिस्फाई होना, वो लोन का रिपेमेंट होना, वो घर का यूज होना घर के सदस्यों के वेलफेयर के लिए, उसका चांसेस बहुत बढ़ जाता है। यानी कि अगर हाउसवाइफ है, वो वर्किंग नहीं भी हैं तो भी उनको जॉइंट ओनर होना जरूरी होगा और ऑटोमेटिकली फिर वो को बोरोवर बनेंगी जब लोन लिया जाएगा उस प्रॉपर्टी के ऊपर। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो को बोरोवर तो बैंक उनको बनाएंगे ही क्योंकि वो को ओनर होंगे और उनको ओनर बनाना जरूरी है। यानी उनकी मर्जी के बिना, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई समझो सिर्फ ये सब्सिडी लेने के लिए कोई ये घर खरीदता है चूंकि, लेकिन फिर उसको अगर बेचना है तो उसको अपनी वाइफ का अप्रूव सिग्नेचर के बिना वो नहीं बेच पाएगा। और थिंकिंग ये है कि जब वाइफ इन्वॉल्व होगी या मदर इन्वॉल्व होगी अगर अनमैरिड है तो चांसेस कि वो उसको नहीं बेचने देगी उसका चांसेस बढ़ जाता है।